सायली कॉलेज मुंबई का एक बहुत बड़ा जाना माना कॉलेज था। देश के कई कोनों से बच्चे यहाँ सीखने आते थे और अपना भविष्य बनाते थे। रुचिता भी कोलकाता से मुंबई पढ़ने आई थी। उसे यहाँ आने के बाद कई अच्छी बातें सीखने को मिली। हाल ही में उसकी परीक्षा हो चुकी थी, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और पूरा हॉस्टल खाली था। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे, मगर रुचिता वहीं रुकी रही। तो तुम्हारा क्या? मेरा क्या? तुम नहीं जाने वाली घर? नहीं काकी, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अनाथ हूँ। यहाँ अगर कहीं जाना होगा तो वो भी हॉस्टल ही जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ ही ठीक हूँ। अरे भगवान का भी क्या अजीब खेल है, इतनी प्यारी बच्ची को घर नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें छुट्टियों में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी ना कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। थैंक यू काकी। रुचिता के अनाथ होने के कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे इस वीरान हॉस्टल की तन्हाई की आदत थी। एक रात बेमौसम बारिश होने लगी। रुचिता बहुत देर तक अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो, अरे काकी बोलो ना, क्या हुआ? हाँ वैसे देर तो काफी हुई है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लगी। एक काम करोगी क्या आप ना मेरा खाना वहीं छोड़ दो। मुझे जैसे ही भूख लगेगी मैं नीचे आकर खाना खा लूंगी। क्या? हेलो, क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, कैंटीन में मत। क्या काकी? काकी? हेलो, बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। और रुचिता का कॉल अचानक कट जाता है। उसे लग रहा था कि काकी उससे कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन रुचिता ने वो बात जानना जरूरी नहीं समझा। रात के 2 बज रहे थे और रुचिता को काफी भूख लग रही थी। उसने फिर से एक बार काकी को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। तब वो नीचे कैंटीन की ओर चली गई। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। यार इतनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ तो लाइट्स ही नहीं है। वैसे अगर यहाँ लाइट्स नहीं है तो मेरे कमरे में भी नहीं होनी चाहिए ना? छोड़ो, होगा कुछ। रुचिता अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कैंटीन में चली जाती है। तब वो देखती है कि कैंटीन में भी लाइट्स थीं। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन भूख लगने के कारण वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। तभी उसने देखा कि इतनी रात गए काकी उस कैंटीन में रुकी हुई थी। अरे काकी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? काकी, काकी? रुचिता को कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर काकी उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली कि तभी अचानक लाइट्स चली जाती है और साथ ही नेटवर्क भी। हे भगवान, ये क्या हो गया? काकी, काकी! रुचिता अचानक हुए अंधेरे से डर जाती है। उसने काकी को पुकारने की कोशिश की, तभी अचानक वो एक मोमबत्ती लेकर रुचिता के सामने आ गई। रुचिता ने देखा कि वो शांत थी। उनके एक हाथ में रुचिता का खाना था और दूसरे हाथ में मोमबत्ती। थैंक्स काकी। काकी ने उस टेबल पर रुचिता के खाने का सारा इंतजाम कर दिया और वो शांति से रुचिता के सामने लेकिन थोड़ी दूरी पर बैठ गई। उस अंधेरे में रुचिता को उनका चेहरा कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रुचिता को ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वाह, खाने की महक तो काफी अच्छी लग रही है। अब इसे खाने में तो और मजा आएगा। वैसे आज आपने क्या बनाया है? लेकिन जब फिर से कोई जवाब नहीं आया तो रुचिता को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में बर्तन पर रखा ढक्कन हटाया और खाने की खुशबू लेने लगी, लेकिन वो खुशबू इतनी बेकार थी कि रुचिता उसे सूंघकर उल्टी करने लगती है। छी काकी, ये क्या किया आपने? इसकी खुशबू इतनी खराब क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का खून हो। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? भारी लग रही है। बारिश की वजह से भारी हुई है
और कोई खराबी नहीं है खाने में। मैंने चिकन बनाया है। क्या चिकन? लेकिन मैं तो नहीं खाती चिकन। फिर आपने? फिर भी बनाया, मेरा मन कर रहा था इसलिए। तुम्हें आदत नहीं है ना, शायद उसी वजह से तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगी। रुचिता को काकी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मजबूरी में वो खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसे वो खाना कुछ अजीब लग रहा था कि तभी। काकी, आपने सच में चिकन ही बनाया है ना? माना कि मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन ये कुछ अजीब लग रहा है। इसकी टेस्ट बस सड़ी हुई लग रही है और खुशबू भी अजीब है। सच में लग रहा है कि ये किसी का स्टोर किया हुआ खून है। ज्यादा सोचोगी तो खाने का मजा नहीं आएगा। तुम खाने पे ध्यान दो। रुचिता ने काकी के कहने पर खाना खाना शुरू किया था। वो मजबूरन एक एक निवाला खाए जा रही थी कि तभी काकी ने उसे कुछ बताना शुरू किया। तुम्हें पता है, आज तुम्हें देखकर किसी की याद आ रही है। एक लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, दिखने में सुंदर, गोरी। उसे भी चिकन पसंद नहीं था, हमेशा नाटक करती थी। एक दिन उसे भी कुछ काम की वजह से देर हुई आने में। फिर क्या, तब मैं नहीं रहती थी यहाँ, कोई और था। रामू था यहाँ पर। उस दिन रामू ने उस लड़की के लिए चिकन बनाया था। तो फिर उस लड़की ने खा लिया? नहीं, वो सिर्फ खाने का नाटक कर रही थी, जैसे अब तुम कर रही हो। तुम्हारा सारा ध्यान मेरी तरफ है, निवाला तो तुम ले ही नहीं रही हो। रुचिता डर गई और उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। मैं खा रही हूँ। आगे क्या हुआ? कुछ नहीं। रामू नाराज हो गया। उसने खास उसी के लिए चिकन बनाया था, और वो थी जिसे रामू के मेहनत और प्यार की कदर ही नहीं थी। प्यार? हाँ, रामू प्यार करता था उससे, लेकिन क्या करता, वो ठहरी बड़ी घर की लड़की और रामू नौकर। काफी परेशान रहता था वो उसके चक्कर में। उसे किसी और के साथ देखकर इतना गुस्सा करता था कि लगता था जान ही ले लेगा एक दिन किसी की। क्या? हाँ। फिर क्या, उसने जैसे तैसे चिकन खाना शुरू किया, और कुछ करती भी क्या, रामू उसके सामने ही तो बैठा था। फिर वो एक एक निवाला लेने लगी और अचानक चिल्लाने लगी। क्या? क्यों? उसका कहना था कि वो चिकन नहीं था, किसी इंसान का मांस था। क्या? ये सुनकर रुचिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपने हाथ थाली में यहाँ वहां घुमा रही थी, जिससे ऐसा लगे कि वो खाना खाने वाली है। अरे तुम तो डर गई। देखो, ये कही सुनी बातें हैं, इन पर विश्वास मत करो। तुम खाओ, मैंने खुद चिकन बनाया है। अच्छा है ना? मैंने वो स्पेशल रेसिपी भी सीख ली उससे, अभी वही बनाई है। अच्छा, तो आप बताएंगी कि उसकी रेसिपी क्या है, ताकि मैं भी सीख लूं? तुम्हें पता है, उसने भी यही रामू से पूछा था। तो फिर रामू ने कुछ बताया? नहीं, उससे गुस्सा आया। उन दोनों में झगड़े हुए बहुत। रामू काफी गुस्से में था। उसने दूसरे दिन से ये काम करना छोड़ दिया। फिर मैं आ गई यहाँ पर। बेचारा रामू। तुम्हें पता है, रामू ने बताया था उस दिन उस लड़की ने खामखा बखेरा खड़ा कर दिया था। बेचारी की सगाई हुई थी कुछ दिन पहले। हाथ में बड़ी डायमंड की रिंग थी उसके। रामू ने देखी थी, पर उसने सब बर्बाद कर दिया।
रुचिता सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपनी थाली में कुछ ठोस महसूस हुआ तो देखा कि वो एक डायमंड रिंग थी। रुचिता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता चल चुका था कि उसे क्या खिलाया गया था, क्योंकि वो उस लड़की का मांस खा रही थी जिसकी कहानी काकी उसे सुना रही थी। मेरा हो गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो उठकर हाथ धोने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक वॉइस मैसेज आता है। रुचिता बेटा, कैंटीन में रात को मत जाना, कहा जाता है वो किसी का साया है। ये सुनकर रुचिता को पता चल चुका था कि उसके सामने जो बैठी है वो काकी नहीं कोई और है, और अब वो फंस चुकी थी कि तभी। अरे तुमने पूछा नहीं कि अगर रामू के जाने के बाद मैं आई तो मैंने ये रेसिपी कब सीखी? रुचिता वहीं सहमी हुई खड़ी थी। उसे पता चल चुका था कि अब वो भाग नहीं सकती। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो वहां एक अनजान आदमी खड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो भी खून से भरी। रुचिता इससे पहले कि कुछ कह पाती, उस आदमी ने रुचिता पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगले दिन कैंटीन शुरू होता है, लेकिन वहां रात की घटना के कोई निशान नहीं थे, मानो जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात के बाद से रुचिता कॉलेज से मिसिंग थी। पुलिस ने उसे ढूंढा पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। केस बंद हो गया। सेंट जोन्स शहर का जाना माना मेडिकल कॉलेज था। धीरे धीरे उस कॉलेज के बारे में अफवाहें फैलने लगी और वो कॉलेज बंद हो गया और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। मगर इसके साथ ही उस खंडहर के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उसके आसपास होने वाली अचानक मौतें लोगों के डर का कारण बनने लगी। एक रोज एक लड़की अपने पालतू डॉग को शाम के वक्त घुमा रही थी कि तभी प्लूटो, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उफ! लड़की का डॉग उसके हाथ से चैन छुड़ाकर भागता हुआ टूटे हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर चला गया। लड़की भी आवाज लगाती हुई उसके पीछे चली गई। अंदर काफी अंधेरा था। प्लूटो, प्लूटो, कहाँ हो तुम? कम हियर! लड़की जैसे ही अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखती है, भयानक चेहरों वाले कुछ लोग प्लूटो के अंगों को बैठे चबा रहे थे। वो खौफनाक नजारा देखकर लड़की बेहोश हो गई और उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात तेज बारिश हो रही थी और एक टैक्सी वाला पैसेंजर्स को लेकर वहां से गुजर रहा था। ऐसी तूफानी बारिश पहली बार देख रहा हूँ। लग रहा है कि आज पूरा शहर ही डुबा देगी। एकदम सही कहा साहब, आज से पहले इतनी भारी बरसात नहीं हुई। गाड़ी के चारों टायर पानी में डूबे हुए हैं। लगता है साइड में रुकना पड़ेगा। हाँ भैया, गाड़ी कुछ देर के लिए साइड में रोक लो, बारिश कम होते ही निकल जाएंगे। टैक्सी वाले ने गाड़ी को उसी टूटे हुए कॉलेज के नजदीक जाकर रोक दिया और वो दोनों फौरन टैक्सी से निकलकर उस टूटी हुई इमारत के अंदर चले गए। अचानक उन्हें वहाँ एक गार्ड दिखाई देता है। अरे आप लोग यहाँ खड़े भीग क्यों रहे हैं? अंदर चलिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बारिश से बचने के लिए पैसेंजर्स और टैक्सी वाला उसके साथ टूटे हुए कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर चले गए। पर कुछ ही पलों बाद टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर्स की दर्दनाक चीख से बिल्डिंग थर्रा उठी। समय के साथ धीरे धीरे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। आज सुबह फिर एक बार पुराने मेडिकल कॉलेज की इमारत से 2 लाशें बरामद की गई हैं, जिनका बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी घटनाओं का रहस्य जानने के लिए एक पत्रकार नीरज रात के समय उस खंडहर में पहुंचा। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इस खंडहर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसके पास आने से भी घबराते हैं। टॉर्च की रोशनी मारता खंडहर में दाखिल हो गया कि तभी किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये आवाज कैसी? इतनी रात गए मेरे सिवा यहाँ और कौन हो सकता है?
नीरज ने पीछे पलटकर देखा। उसके ठीक पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था, जो देखने में रहस्यमयी सा दिख रहा था। अरे गार्ड साहब, आप यहाँ ड्यूटी पर हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं रहता, तुम भी चले जाओगे। क्यों आए हो यहाँ? मैं पत्रकार हूँ और यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में जानने आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ इस खंडहर के अंदर चलना होगा। क्यों नहीं, मैं तो खुश हूँ कि यहाँ मेरी मदद करने वाला कोई तो है। नीरज उस गार्ड के पीछे पीछे खंडहर के अंदर चला गया। गार्ड एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए खंडहर के बीच बने एक हॉल के दरवाजे के पास आकर रुक गया। गार्ड साहब, ये कौन सी जगह है? क्या है यहाँ पर? गार्ड साहब, अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? नीरज ने आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर देखा, पर गार्ड वहाँ पर नहीं था। बड़ा ही अजीब गार्ड है, बिना बोले ही चला गया। खैर, इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? नीरज जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नीरज के बार बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नीरज अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर मारने लगा। उसने देखा कि वहाँ एक हॉल है, जिसमें दीवार से सटे पलंग पर चारों तरफ लाशें रखी हुई है। ओह गॉड, ये तो मुर्दा घर लगता है। पर ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, फिर ये लाशें कहाँ से आईं? तभी अचानक नीरज की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नीरज की धड़कनें तेज हो गई। अचानक हॉल की मरकरी चिट 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 आवाज के साथ जलने बुझने लगी। नीरज को आखिरी वाले पलंग के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कौन है वहाँ पर? जवाब दो। नीरज ने जलती बुझती रोशनी में करीब जाकर देखा। वहाँ एक लाश थी, जिसका चेहरा कटा फटा था और वो लाश अपने हाथों में अपना कटा हुआ जबड़ा लिए खड़ी थी। भूत बचाओ! नीरज दरवाजे की तरफ भागा, पर वो किसी से टकराकर गिर गया। नीरज एक लाश से टकराकर गिरा था, जिसकी दोनों आंखें निकाली गई थी और वो हंस रही थी। ये मैं कहाँ फंस गया? कोई बचाओ मुझे! गार्ड साहब, गार्ड साहब, दरवाजा खोलो! तभी मरकरी की लाइट में नीरज ने देखा कि उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, जिसने उसे कुछ देर पहले यहाँ लेकर आया था। गार्ड साहब, बचाओ मुझे! यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। आप कहाँ चले गए थे और अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बाहर से बंद है। गार्ड नीरज की बात के जवाब में भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही पल नीरज ने एक भयानक मंजर देखा। मुर्दा घर के सारे मुर्दे नीरज के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उस गार्ड के साथ हंस रहे थे। कुछ समझ में आया तेरे? इस हॉल में सिर्फ तू ही ऐसा है जो जिंदा है। मैं भी एक बार इन मुर्दों का शिकार बना था। आज तेरी बारी है। देखो, मुझे जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? इन मुर्दों ने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? जब यहाँ कॉलेज था तो एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की लाशों को यहाँ पर लाया जाता था। उन लाशों को बड़ी बेरहमी से काटा और फाड़ा जाता था। अकाल मौत के बाद इनके शरीर को भी सजा दी जाती थी। अब इन सब की आत्माएं यहीं रहती हैं और यहाँ आने वाले हर इंसान को अपना निवाला बनाती हैं। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो। देखते ही देखते सभी मुर्दे नीरज पर टूट पड़े। भूत बचाओ! और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब नीरज की आत्मा भी उन मुर्दों के साथ खड़ी थी और अपने शरीर के टुकड़ों को देखकर हंस रही थी। नीरज भी भूतिया कॉलेज के मुर्दों का शिकार बन चुका था।